Hello students, Namaskar. Welcome back in the economics class. So students, in today's video we are going to discuss a very important topic, that is of class 12 from macroeconomics chapter calculation of national income. In the previous videos we had already discussed one method to calculate the national income. I already told you in the previous video that there are three methods to calculate the national income. First one is value added, and you can say product method, and second one is, yes, tell me, that is income method, and third one is expenditure method. So in today's video we will discuss about second method, that is income method. But इस टॉपिक को हम आगे करने से पहले एक बार रिवाइज करेंगे कि नेशनल इनकम होती क्या है। ठीक है, तो नेशनल इनकम की मैंने आपको अगर याद होगा तो थर्ड चैप्टर में अपने वीडियो में एक डेफिनेशन करवाई थी कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। अगर आपको याद होगा तो उसको रिकॉल कीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, हम रिकॉल करेंगे मिलकर। यस, रिकॉल कर लिया? यस, वेरी गुड. So what do you mean by national income? National income, it is the sum total of all the factor incomes earned by normal resident of a country during an accounting year. समझ गए ना? तो नेशनल इनकम क्या होती है? वो इनकम जो कि एक नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा, कंट्री में रहने वाले लोगों के द्वारा फैक्टर इनकम्स को यूज़ करके अर्न की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फैक्टर इनकम की बात करेंगे। हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? इनकम मेथड। इट्स मीन्स इनकम जो अर्न की। तो इनकम अर्न कैसे होती है? आप फैक्टर्स को यूज़ करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड को समझने से पहले यू शुड नो कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर इनकम। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टर इनकम क्या होती है, याद होगा आप सभी को? यस, फैक्टर इनकम वो होती है जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके कमाते हैं। अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया ना। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं, याद कीजिए। फर्स्ट वन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। याद है ना आपको? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनको यूज़ करके जो भी इनकम अर्न की जाती है उनको अगर हम टोटल कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो इन दिस मेथड हमने वही सीखना है कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसके द्वारा हम नेशनल इनकम को मेज़र कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड से आपको ये मैं फॉर्मूला करवाने वाली हूँ। ध्यान से समझना, इसका हर जो पॉइंट है उसको माइंड में बिठा लेना, ठीक है। अगर बिठाओगे तभी इस फॉर्मूला की हेल्प से आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर इनकम्स कौन कौन सी होती हैं। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से किए? लैंड। लैंड पे हमें क्या मिलता है? लैंड पे हमें मिलता है रेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्या है? लेबर। लेबर को हम क्या देते हैं? वेजेस या फिर सैलरी, ओके, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। गॉट इट? थर्ड हमारा क्या है? दैट इज कैपिटल। अब कैपिटल पे क्या मिलता है? यस, यू विल टेल मी फास्ट, दैट इज इंटरेस्ट। वेरी गुड। एंड फोर्थ वन क्या है आपका? एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है जी। तो इस पे क्या मिलता है? दैट इज प्रॉफिट। सो दिस इज कॉल्ड, ये आपका क्या आ जाता है? दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम, ठीक है जी। और इस मेथड में हम इन सब चीज़ों को, रेंट, वेजेस, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो कैसे, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेंट। रेंट यू नो क्या होता है? आपने लैंड को दिया, ठीक है, तो उस लैंड पे आपको क्या मिल रहा है? दैट इज कॉल्ड रेंट। अभी नेक्स्ट क्या है? लेबर। लेबर को आपने क्या दिया? वेजेस या सैलरी। जो आपके
परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको आप सैलरी दे देते हो, टेम्परेरी बेसिस पर आप बेसिस दे देते हो, ठीक है। एंड इसको हम कह देते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन दिस मेथड। अभी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में भी आगे कुछ पार्ट्स आ जाते हैं, वो हम बाद में करते हैं। और कैपिटल पे आपको क्या मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट के भी आगे कुछ सब पार्ट आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही पता होना चाहिए था कि आपकी फैक्टर इनकम क्या होती है, और इस इनकम को हम प्लस कर देंगे, इसमें कौन कौन सी और कंपोनेंट्स ऐड करेंगे, फर्दर उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। So students, now we are going to discuss the components of income method to calculate the national income. कि इसके मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने फैक्टर इनकम्स तो कर लिया, बट फैक्टर इनकम्स को भी आगे हम फर्दर कुछ कैटेगरीज में करेंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। तो चलते हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी फर्स्ट हमारा आ जाता है जो इसके कंपोनेंट्स हैं, मेनली 3 कंपोनेंट्स आर हियर, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस कर देंगे आप ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड थर्ड वन इज नेक्स्ट इनकम। अब इनको ध्यान से समझ लीजिए कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए हमने किया था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ किसको दिया जाता है, जब कोई पर्सन काम करता है, लेबर के फॉर्म में काम कर रहा है, उसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ देते हैं, ठीक है, मीन्स वेजेस देते हैं, सैलरीज देते हैं। इसके भी आगे कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। फर्स्ट इसमें आप क्या इंक्लूड करोगे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ठीक है। और सेकंड क्या आ जाएगा, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयर्स contribution to national security scheme NSS, ओके। एंड फोर्थ वन इज इसमें इंक्लूड करोगे आप पेंशन जो रिटायरमेंट पे मिलती है। अब इसको भी समझ लीजिए कि जो आपने, अगर आपको सीधा डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इट इज़ नॉट गिवन, देन आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे इसके ऑल्टरनेट कौन कौन से आते हैं। इसमें ये 4 ऑल्टरनेट्स दे दिए मैंने आपको, इन 4 ऑल्टरनेट्स को समझ लीजिए कि क्या है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हो, तो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है, एक सैलरी फिक्स हो जाती है कि आपको 80,000 रुपीज़ मिलेगी, 90 मिलेंगे या 1 लाख मिलेगा, जितना भी आप टिकट मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 80,000 रुपीज़ उसको मिलेगी, लेकिन उसने बोल दिया, जो कंपनी का ऑनर था उसने बोला, ठीक है, कि आपको कट कटा के 60,000 रुपीज़ जो है वो कैश में मिलेंगे। तो 60,000 रुपीज़ तो कैश में मिल गए, बाकी 20,000 कहाँ पे गए। उसको कैश में देने की बजाय उसको कुछ क्या दे दिया जाता है, फैसिलिटीज़ दे दी जाती हैं। जैसे इसको फ्लैट दे दिया, तो फ्लैट आप दे रहे हो, उसका रेंट नहीं देना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हमारा होगा, ठीक है, कंपनी के ऑनर ने ये बोल दिया, पेट्रोल का खर्चा भी, ठीक है, ये हमारा होगा। और साथ ही साथ में उसने फिक्स कर दिया कि अगर आपकी रिटायरमेंट हो जाती है तो उसके बाद आपको इतनी पेंशन भी मिलेगी, ठीक है, तो वो चीज़ भी इसमें इंक्लूड कर दी है। तो जैसे मान लीजिए कि उसकी जो सैलरी फिक्स हो गई, दैट इज़ 80,000, ओके। तो 80,000 में उसको 60,000 क्या मिल गया, ही गॉट सैलरीज इन कैश एंड 12,000 इन काइंड। इन काइंड मीन्स लाइक पेट्रोल का खर्चा, फ्लैट का खर्चा, जो भी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ क्या हो गया इस 12,000 में। कंपनी ने बोला कि हम अपनी तरफ से कर लेंगे, बट अब वो कटेगा किसकी सैलरी में से, जो हमने इनको दे दी है, वेजेस दे दी है, और काइंड में मिल गया। और बाकी रह गया हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन टू NSS, मतलब उसने बोला कि जो बाकी 8,000 है वो क्या करेंगे, हम सेव कर लेंगे, ठीक है। वो सेव किसकी तरफ से हो रहा है, जो एम्प्लॉयर्स ने बोल दिया, कि एम्प्लॉयर्स ने बोला, जो उसका मालिक था, कि 8,000 आपको सेविंग में जाएगा, ताकि आपको बाद में जब आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी हम क्या कर देंगे, आपको इसमें ऐड करके जितना भी आपका अमाउंट बन जाएगा वो मंथली उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाकी क्या आ जाएगा, आपका जो 8,000 है वो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, मीन्स एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है टू NSS। और हो सकता है कि इसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स की तरफ से
अपनी तरफ से भी डाल दिया जाए। मान लो कि 8,000 तो उसकी सैलरी में से ही बच गया था, हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि जो पेंशन है वो लेनी है या नहीं लेनी है। अगर तो एम्प्लॉय कहता है कि यस मैंने लेनी है पेंशन, ठीक है, तो उसकी कुछ अमाउंट जो है वो कट जाती है, जो किस में चली जाती है, NSS में चली जाती है, नेशनल या कस्टमर सेविंग स्कीम में चली जाती है, ठीक है जी। तो इस अकॉर्डिंग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आपके 4 पार्ट आ जाते हैं। अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली इज नॉट गिवन इन द न्यूमेरिकल, देन यू हैव टू फाइंड आउट दीज थिंग्स: wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, employers not employee। इस चीज़ को ध्यान में रखना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एम्प्लॉयर्स लिखा होगा तो करना है आपने इसको ऐड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू NSS या फिर पेंशन। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जो पेंशन है इट इज़ नॉट ओल्ड एज पेंशन, ये ओल्ड एज पेंशन नहीं आई थी इसमें। ओल्ड एज पेंशन को आप इंक्लूड नहीं करोगे, यू विल इंक्लूड ओनली दैट पेंशन कि जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में एक क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि हम आपकी सैलरी में से इतनी जो पैसा है वो डिडक्ट कर रहे हैं और बाद में आपकी रिटायरमेंट पे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। इस अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयर, वो डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। सो अगर आप इनको प्लस कर दोगे देन you will get the compensation of employees। तो फर्स्ट आपका कंपोनेंट आई थिंक सो क्लियर होगा। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सरप्लस। अभी ऑपरेटिंग सरप्लस के कौन कौन से पार्ट है? फर्स्ट इसका पार्ट आ जाता है आपको लैंड पे क्या मिलता है, रेंट। सेकेंड इज रॉयल्टी एंड थर्ड वन इज कैपिटल पे क्या मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट एंड फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योरशिप के क्या मिल रहा है आपको, प्रॉफिट। हमने किया था ना, लैंड पे क्या मिल गया, रेंट। आई डोंट थिंक सो कि आपको ये समझाने की ज़रूरत है कि रेंट क्या होता है। हाँ जी, रॉयल्टी, हाँ ये रॉयल्टी हम समझा सकते हैं, बट आई थिंक आपने फिर भी पहले किया होगा रॉयल्टी। रॉयल्टी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। मान लीजिए किसी पब्लिशर्स ने अपनी पब्लिश जो है वो एक पर्सन ने अपनी बुक लिख दी, इकोनॉमिक्स की बुक, जैसे मैंने अपनी बुक लिख दी, ठीक है, तो मेरे नेम पे वो बुक क्या हो रही है, मार्केट में जा रही है, सेल हो रही है, ठीक है। जब पब्लिशर्स वो बुक मेरी ले लेते हैं, अपना पब्लिकेशंस जो उसके ऊपर लिख देते हैं कि यस, जैसे आपकी बुक है VK पब्लिकेशंस, ठीक है, TR जैन जो है आपका VK और ये लिखा हो, मतलब VK पब्लिकेशंस है, लेकिन लिखा किसने है, उसको किसी और पर्सन ने है। तो उस पर्सन को, राइटर जो है, उसको रॉयल्टी मिलती है क्योंकि वो हमारे नेम से बुक क्या हो रही है, सेल हो रही है। तो पब्लिशर्स उसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो डिसाइड कर लेते हैं कि इतना पार्ट, ठीक है, आपके नेम को यूज़ करके हम कमा रहे हैं, तो इतना पार्ट आपको जाएगा। कोई मान लीजिए इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, उसका बहुत नेम है, उसकी ब्रांचेस जगह जगह पे खुली हुई हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो ब्रांचेस खोलते हैं उनके नेम को यूज़ कर रहे हैं, मीन्स उनकी गुडविल को यूज़ कर रहे हैं उस कंपनी की, ठीक है। तो वो क्या कर देते हैं, उसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो उस कंपनी को देते हैं जिसके नेम पर वो चल रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। तो रॉयल्टी भी क्या है, एक इनकम है, ठीक है, तो वो भी क्या करोगे आप इसमें ऐड करो। एंड नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। बताने की ज़रूरत है नहीं बताना तो नहीं पता है, ठीक है, आपको खुद बताना चाहिए, यू शुड नो। इंटरेस्ट किस पे मिलता है आपको, कैपिटल पे मिलता है। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट। प्रॉफिट भी आई थिंक है ना, ये तो हमारे अकाउंट्स में, हमारे इकोनॉमिक्स में जो कॉमर्स है उसमें आपको प्रॉफिट बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि प्रॉफिट होता क्या है। बट प्रॉब्लम क्या है, कई बार प्रॉफिट इज नॉट गिवन डायरेक्टली, इसको भी आगे डिवाइड कर देते हैं। तो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? फर्स्ट इज दैट इज डिविडेंड। अभी डिविडेंड क्या है पता होना चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। मान लीजिए किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा मार्जिन हुआ, तो उस प्रॉफिट को अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, एंड सेकेंड वन इज कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, अब ये क्या होता है, वो प्रॉफिट जो गवर्नमेंट को दिया जाता है,
ठीक है, वो प्रॉफिट जो गवर्नमेंट को दिया जाता है दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स। एंड थर्ड वन इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अब प्रॉफिट का कुछ पार्ट एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और कुछ पार्ट अपने पास रख लेती है। वो क्यों, ताकि इन फ्यूचर कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है, उसको ज़रूरत पड़ती है मनी की, तो वो प्रॉफिट में से जो अपना है मार्जिन निकालती है और उसको सॉल्व कर लेती है। सो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट। इफ प्रॉफिट इज नॉट डायरेक्टली गिवन देन यू हैव टू लुक, ठीक है, दीज थ्री कंपोनेंट्स, सब कंपोनेंट्स यू कैन से प्रॉफिट के जो हैं, ये कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स एंड थर्ड वन इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन तीनों को प्लस कर दोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। बट अगर प्रॉफिट सिंपल दिया हुआ है और साथ में ये चीज़ें भी दी हुई हैं कंफ्यूज करने के लिए आपको, देन सिर्फ प्रॉफिट उठाना है आपने, ये नहीं उठाना। इट्स मीन्स ऑलरेडी ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट। कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है। अगर आप अवेयर होगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लॉजिक होगा उसके पीछे, देन कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थर्ड क्या है, मिक्स्ड इनकम। ये तो आपको डायरेक्ट दिया होगा, बट इसको ये भी समझ लीजिए कि मिक्स्ड इनकम होती क्या है। मिक्स्ड इनकम वो इनकम होती है जो एक पर्सन के पास खुद की होती है। एक पर्सन है, उसके पास लैंड पड़ी थी, उसने वहाँ पे अपनी शॉप बना ली और शॉप, ठीक है, यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसने सेल करने के लिए वहाँ पे रख लिया। मतलब उसकी खुद की लैंड थी, लेकिन उस लैंड को यूज़ किया, ठीक है, वो खुद बैठा है, उसको लेबर की ज़रूरत नहीं है, उसने कुछ भी हायर नहीं किया, ना तो रेंट पे किया, उसके पास ऑलरेडी थी, ही और शी हैज़ देयर ऑन क्या थी, प्रॉपर्टी। उसने उसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसको इनकम हुई, वो सारी की सारी छोटी मोटी इनकम हम किसमें काउंट कर लेते हैं, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो मीन्स क्या है, इसमें उसका प्रॉफिट भी आ जाएगा, उसकी अर्निंग भी आ जाएगी, ठीक है। बट हम इसको मिक्स्ड इनकम में क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो हम हायर नहीं करते हैं, हमारी खुद की प्रॉपर्टी होती है। ये फ़र्क है कि जो हमने ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट प्रॉफिट किया था, ये हम हायर्ड प्रॉपर्टी पे करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास प्रॉपर्टी खुद की नहीं होती है, हम दूसरों को यूज़ करके, दूसरों की चीज़ों को यूज़ करके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके फिर कमा रहे हैं। इसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो खुद के होते हैं हमारे, उनको यूज़ करके हम जो इनकम अर्न कर रहे हैं दैट इज काउंटेड इन द मिक्स्ड इनकम। अगर इन तीनों को आप प्लस कर दोगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग सरप्लस एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम, देन आपके पास क्या आ जाएगा, NDP एट अस, ठीक है जी। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड आउट द नेशनल इनकम बाय यूजिंग इनकम मेथड, देन यू आर गेटिंग दिस वन। एंड नेशनल इनकम क्या होती है, दैट इज NNP एट 80, ठीक है। इसमें क्या कर दोगे आप, डोमेस्टिक और नेशनल का कन्वर्जन आपको पता है, बताऊं, यस, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो क्या हो जाएगा, प्लस NFIA। अब ये क्या होता है पता है ना आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नॉट इट। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज नेशनल इनकम का कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा, इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मोल्ड करके आपको न्यूमेरिकल्स में जो वेरिएबल्स हैं वो दिए जा सकते हैं। तो डिटेल में इसको समझना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नॉट गिवन, देन उसमें से ये कुछ भी दिया जा सकता है। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट भी नहीं है तो ये तीन चीज़ें खोजना है। अगर तीनों में से दो भी दिए होंगे, दोनों को प्लस कर दो। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको तीन के तीन ही दिए होंगे, ओनली वन थिंग भी जो है आपको वन कॉम्पोनेंट भी दिया जा सकता है। थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम, ये आपको डायरेक्टली गिवन हो, ठीक है जी। तो इन तीनों को आप प्लस कर दोगे एंड आफ्टरवर्ड्स यू विल गेट NDP एट 80 एंड इफ यू हैव टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम, इट मीन्स दैट इज NNP एट फैक्टर कोस्ट, देन यू हैव टू ऐड NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सो दिस इज योर सेकेंड मैथड। अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, देन यू विल कम टू नो हाउ यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। So students, now we are going to calculate one numerical, ठीक है, then you will come to know कि इसको आपने कैसे solve करना है। Some variables are given here
फर्स्ट वन इज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, dividend, mixed income, undistributed profit, that is profit and NFIA. And you have to calculate first of all domestic income, and then we will find out national income. पहले domestic income find out कर लिए हैं हमने, वो क्या आ जाती है आपकी NDP at FC. ओके, हमने ये फाइंड आउट कर लिया है. एंड हमारा इनकम मेथड के द्वारा फॉर्मूला क्या रहता है? फॉर्मूला है आपका, फर्स्ट क्या आ जाएगा आपका, बताइए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस सेकेंड क्या आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम. ठीक है जी, तो हमने अभी इनको फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम देखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आपको यहाँ पे दिया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. नो, डायरेक्टली इट इज़ नॉट गिवन. देन व्हाट थिंग यू हैव टू लुक नाउ, क्या देखना पड़ेगा आपको? मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली नॉट गिवन, देन यू हैव सम ऑल्टरनेट्स. ऑल्टरनेट्स क्या होंगे? वेजेस होंगी. वेजेस किस में होंगी? काइंड में भी हो सकती है, कैश में भी हो सकती हैं, और साथ ही साथ में क्या है, कुछ ऐसा नेशनल सिक्योरिटी स्कीम में जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है, एंड पेंशन भी हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वेजेस गिवन है. कितनी है वेजेस? दैट इज 10,000. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. इसमें क्या आती है? सबसे पहले वेजेस कितनी है? 10,000. अभी देखिए वेजेस एंड सैलरीज इन कैश काइंड नहीं दिया हुआ. ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड क्या था हमें, जो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन गिवन, नॉट गिवन. एंड फोर्थ क्या था? पेंशन वगैरह कुछ दिया हुआ है, नॉट गिवन. इट्स मीन्स ओनली वेजेस. तो वेजेस का क्या आ जाएगा? 10,000. तो हमारा COE कितना आ जाएगा? दैट इज 10,000. तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? 10,000. ओके, अभी नेक्स्ट देखना है हमने ऑपरेटिंग सरप्लस. देखो हमारा फाइंड आउट हो गया ना, ऑपरेटिंग सरप्लस. पहले ये देख लीजिए कि ऑपरेटिंग सरप्लस दिया भी हुआ है आपको यहाँ पे, नहीं दिया हुआ. फिर से अब क्या करें? तो आपको पता है ना कि क्या करना है, उसमें क्या कुछ इंक्लूड होगा? रेंट. पहले देखिए रेंट है इसमें गिवन. यस, वेरी गुड. रेंट कितना है? दैट इज 5,000. सेकेंड थिंग क्या होती थी, याद है? इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट, यस, गिवन. इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट दैट इज ₹400. उसके बाद क्या था? रॉयल्टी भी था. रॉयल्टी इज गिवन, नो सॉरी. उसके बाद क्या था? प्रॉफिट गिवन है. अभी प्रॉब्लम आ गई जी, यहाँ पर तो डिविडेंड भी गिवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी गिवन है, और प्रॉफिट भी गिवन है. देन व्हाट विल यू डू नाउ? मैंने आपको कहा था अगर सिंपली आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, इट्स मीन्स ऑलरेडी उसमें क्या कुछ इन्वॉल्व होगा? डिविडेंड भी होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी होगा, और जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है वो इन्वॉल्व होगा. सो यू विल नॉट इंक्लूड डिविडेंड, differently you will not include undistributed profit, you will take only profit. It means profit already included these two things. Profit में already है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1,500. प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 1,500. और कुछ रहता है बाकी? नहीं रहता है ना. इन तीनों को प्लस कर लीजिए. 009. क्या आ गया आपका? ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू क्या आ गई? 6,900. तो मैं यहाँ पे फिल कर सकती हूँ. यस, 6,900. मिक्स्ड इनकम है हमारे पास. यस, दिस वन है ना, मिक्स्ड इनकम दैट इज 500. ये तो सीधी दे रखी है, इट्स वेरी इजी. तो अभी इसको प्लस कर दीजिए. क्या आ जाएगा देख लेते हैं हम. दैट इज 50961. कितना आ गया आपके पास? 16,950 crores. तो ये किसकी वैल्यू आई है? दिस इज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम. मीन्स क्या है आपके पास? किसकी वैल्यू आ गई? NDPFC is equal to 16,950 crore rupees.
ये तो हमें डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट कर ली. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम. सो नेशनल इनकम क्या होती है? दैट इज NNPFC. Isn't it so? तो नेट से नेट की तरफ कोई नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ क्या जाओगे? प्लस NFIA. तो देखिए NFIA दिया हुआ है, यस दिया हुआ है ना. तो कितना है वो? दैट इज 1000. तो इसमें प्लस कर दोगे आप NFIA, दैट इज 1000. तो हमारे पास NNPFC की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 17,950. इस मीन्स हमारी नेशनल इनकम कितनी थी? 17,950 crores rupees. Got it? बाय दिस फॉर्मूला. देखिए मैंने कितने इसको सिस्टमेटिकली जो है वो सॉल्व किया है ना. इसमें कोई भी चीज़ हमारी मिस नहीं हुई. हम श्योर हैं कि हमारा आंसर क्या है? राइट है. अगर आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है तो लाइक दिस, बाय दिस, ठीक है, आप इस सिस्टम को यूज़ करके, इस तरीके को यूज़ करके आप अपना सॉल्यूशन जो है वो इजीली कर सकते हो. आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि आपका न्यूमेरिकल्स रॉन्ग है. सो स्टूडेंट्स, इनकम मेथड के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर लेना. प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे. ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा थर्ड एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. जो थर्ड मेथड है दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड. टिल दैट रिवाइज एंड प्रैक्टिस ऑल द न्यूमेरिकल्स. थैंक यू.